चैप्टर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे आप, जैसे आप कह सकते हैं जो हमारा मेजर मुश्किल है एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इतने हम एक एक को नहीं बांट सकते हैं अलग अलग, लेकिन इनके प्रॉपर्टी नहीं जान सकते। हम एक एक के बारे में फेमिलियर होना बहुत मुश्किल बात है। तो हमको एक ऐसा अटेम्प्ट करेंगे जिसके अंदर दैट इज़ क्लासिफिकेशन। अगर हम एक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे या आप कह सकते हैं कि एक फैमिली के बारे में पढ़ेंगे या आप एक कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बहुत सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी गैस कर पाएंगे। ठीक है, तो यही हमारे पास चैप्टर के अंदर है, पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये क्लासिफिकेशन कहते हैं किस किसने किया, कैसे कैसे किया, उनके क्या जब हैं, और फिर कौन ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि इतने सारे एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर पाए, विच इज़ द मेजर टास्क। आप जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं नील बोर एक्चुअली मदन पीरियोडिक टेबल जो कि हम आज तक पढ़ते हैं, जिसके कारण हमारी जो पढ़ाई है एलिमेंट्स रिलेटेड काफ़ी इजी हो चुकी है। तो देखते हैं, लिस्ट द टॉपिक्स टू बी कवर। इंट्रोडक्शन, द वन ईयर थ्रेड क्लासिफिकेशन, न्यूलेंस ऑफ ऑक्टिव्स, मेंडेलियस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक प्रॉपर्टी एंड देयर वेरिएशन अलोंग ग्रुप्स एंड पीरियड्स। सो लेट्स स्टार्ट क्लास। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो हमें ये जानना है कि ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द नीड एक्चुअली। देखिए इतने सारे एलिमेंट्स हैं जो नेचर के अंदर डिस्कवर हो चुके हैं, बहुत सारे एलिमेंट। ठीक है, और हर एक को अलग 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 पहचानना और जानना, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में जानना बहुत मुश्किल है। आप खुद देखिए, अगर सपोज आपके पास 50 लोग इकट्ठे खड़े हो जाए, कि आप सबके बारे में एक ही बार में या 4-5 बार में जान लेंगे? तो क्या उनकी सारी कैरेक्टर्स क्या आप बता सकते हैं? नहीं, बहुत मुश्किल होगा। इतने सारे 50 लोगों को बार इकट्ठा बताना, अलग अलग उनकी सारे कैरेक्टर्स के बारे में बताना। सिमिलरली ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स नेचर के अंदर डिस्कवर हो चुके हैं। यू कैन से अप्रोक्सीमेटली 128, कई बुक्स में आपको ये फिगर 132 भी मिलेगी। तो काफ़ी एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो सबको अच्छे से जानने के लिए आपके लिए अकेले हम नहीं पढ़ सकते हैं उनको। सो वी नीड टू मेक स्टडी इजियर हाउ टू क्लासीफाई ऑफ एलिमेंट इज डन। जैसा कि आप फिगर में देखिए, ये फिगर आपके पास गोल्ड है, ये आपके पास सल्फर है, कॉपर है, सिलिकॉन है, सिल्वर है, सोडियम मेटल्स है। तो आप इन सब की प्रॉपर्टीज अलग 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 पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, हम एक के बारे में पढ़ें, हमें पता हो वो कौन सा कैटेगरी को बिलोंग करता है, और ऐसे कुछ कुछ एलिमेंट सेम कैटेगरी में होंगे तो हमें एक के बारे में पता होगा, तो इसके कैटेगरी के और एलिमेंट्स इसी तरह से हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए हम क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपके कुछ एलिमेंट और दिखाएंगे हैं, एल्युमिनियम, बेरियम। इसके मतलब क्लासीफाई करने से हम हर एक एलिमेंट को और गहराई से जान सकते हैं। अब सबसे पहले है आपके से कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाई क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है इज ग्रुपिंग सिमिलर एलिमेंट्स टुगेदर एंड सेपरेटिंग देम फ्रॉम डिसिमिलर वंस। ये जो सेम एलिमेंट्स हैं, जो इनकी प्रॉपर्टी है वो सेम है, जो इकट्ठा ग्रुप कर दिया जाए और जो उनको अलग कर दिया जाए तो उनके एक जैसे नहीं है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने बहुत अटेम्प्ट किए तो इन ऑर्डर टू क्लासीफाई एलिमेंट्स, क्योंकि एलिमेंट को क्लासीफाई करना बहुत मुश्किल है। तो अब तो हम देखते हैं कौन कौन से डिस्कवरी एक्चुअली हुई और कैसे कैसे साइंटिस्ट ने कैसे कैसे दिमाग लगाया और कैसे क्लासीफाई करने का अटेम्प्ट आप कह सकते हैं किया। आप जो ये फिगर आपको दिया गया है, यह एक हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। जैसे कि क्लासिफिकेशन तो बहुत हुई, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है जो सक्सेसफुल रही, जो आज के डेट में भी हम इसे पढ़ते हैं, दिस इज मॉडर्न क्लासिफिकेशन विच इज कॉल्ड एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, विच इज कॉल्ड एज दिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ठीक है, हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी तक कौन कौन से साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या क्या अटेम्प्ट किया। तो पहला जो अटेम्प्ट किया हुआ है उसने किया डोवानियर ट्रेज। डोवानियर वाज द वन, उनसे पहले भी एक आप कह सकते हैं एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कहा, पर उनका क्लासिफिकेशन
इट इज़ नॉट वंस थर्टिंग एक्चुअली, क्योंकि उन्होंने कहा कि एलिमेंट्स को केवल दो ग्रुप्स में बांट दो, मेटल्स एंड नॉन मेटल। पर हमें पता है कि ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज वी हैव मेटलाइट्स आल्सो इन नेचर। तो मेटलाइट्स को हम कहाँ रखेंगे, क्योंकि उन्होंने केवल दो ही ग्रुप बनाया था, मेटल्स एंड नॉन मेटल। और तब मेटलाइट्स क्या होते हैं, क्योंकि जिनकी प्रॉपर्टी मेटल्स की तरह है और नॉन मेटल की तरह है, तो ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि कुछ एलिमेंट्स को कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, तो वो क्लासिफिकेशन तो फेल हो गए, इसलिए इसको हमने पढ़ा ही नहीं। तो अभी हम जो अटैम्प्ट पढ़ेंगे वो एलिमेंट्स हैं, वो साइंटिस्ट हैं जो कुछ तरह का कनेक्शन हमें एलिमेंट को दिखा पाए, कुछ हद तक क्लासिफाई करने में सक्सेसफुल रहे हैं। तो उनमें से एक है हमारे पास डबर्नियर सर, राइट। इन्होंने जब अपना क्लासिफिकेशन दिया, दैट वाज कॉल्ड एज डबर्नियर ट्रेड्स क्लासिफिकेशन। तो ऐसा हम इनके बारे में जानते हैं। ही वाज born in 1829 and he was the first organized element by their properties, and how here is he grouped them in groups of three which is called as threads। और अच्छे से जानते हैं, देखिए इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि एलिमेंट्स को अरेंज करें अगर इंक्रीजिंग आदर एटॉमिक मासेज, कैसे, तीन तीन एलिमेंट्स को, मतलब एग्जांपल ले लेते हैं। उन्होंने बोला कि तीन एलिमेंट्स को ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में, और इनका इंक्रीजिंग एटॉमिक मास था, क्या लिखा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो उन्होंने कहा कि अगर तीन तीन एलिमेंट्स को ग्रुप बनाओ और इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का क्राइटेरिया दिमाग में रखो, तो हमें एलिमेंट्स सिमिलर कैटेगरी प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट ऑब्टेन होंगे। एक बात इन्होंने ये कही कि ऐसा करने से, तीन ग्रुप बनाने से केमिकल प्रॉपर्टी हो रही है, और एक चीज़ हो रही है, और जो मेटल एलिमेंट्स है जो उसका एटॉमिक मास है वो पहले और तीसरे एलिमेंट एटॉमिक मास के अर्थमेटिक मीन्स है। जैसे एग्जांपल एक्स का एलिमेंट, फॉर एग्जांपल एक्स का एलिमेंट, एक एलिमेंट एक्स, सी का एलिमेंट एटॉमिक मास है 1, तो बी का जो एटॉमिक मास है उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, ठीक है। तो इन्होंने इस तरह से प्रोडक्शन करी, एलिमेंट को तीन तीन ग्रुप में रखा। कुछ एलिमेंट को इन्होंने एक्चुअली कर पाया, वो हम देखते हैं अभी। लेकिन इनका बेसिक फंडा क्या था, ही ट्राइड्स, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास था, सिमिलरिटी प्रॉपर्टी थी। जो मेटल एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास पहले और तीसरे एलिमेंट का अर्थमेटिक मीन्स था। देखते हैं हम, एक आपके पास था अच्छा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये डबर्नियर सर ने दिया। इसका इंक्रीजिंग एटॉमिक मास आप देख रहे हैं, सिमिलरिटी है, ये मेटल्स है, इनकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम है, रिएक्टिविटी भी सेम है, और काफ़ी प्रॉपर्टी है जो इनके काफ़ी सिमिलर है। और जो पहले और तीसरे का एटॉमिक मास के अर्थमेटिक मीन्स है सोडियम का, अब देख सकते हैं सिमिलरली। ये जो ट्रेस दिया गया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, सिमिलर चीज़ें इसके अंदर भी सेम प्रॉपर्टीज इंक्रीज, इनकी मिडिल वाले के एटॉमिक मास और पहले, और एक मिनट आप देख सकते हैं ये सब हमें सिमिलर चीज़ें दिखने को मिली। अब देखते हैं इसको डिटेल में पढ़ते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को एक ट्रेस बनाया, आप कह सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टी है, तो वो केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्या है, ये सब मेटल्स हैं, ये पानी के साथ रिएक्ट करके एल्किल बनाते हैं। इन सब की वैलेंसी +1, इन सब की वैलेंसी क्या है, +1। और जो एटॉमिक मास है ऑफ सोडियम विद एन एलिमेंट, इट इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन्स ऑफ एटॉमिक मास ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम 39 + 7 by 2, which comes out to be 23, which is actually the atomic mass of sodium, you can see next। ऐसे ही एक और ट्रेस बनाया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है। इनको नाम दिया गया एल्कलाइन ग्रुप, या आप कह सकते हैं एल्कलाइन ट्रेड्स। इनकी क्या सिमिलरिटी थी, इनकी सबकी साइड एल्कलाइन थी, इन सबकी वैलेंसी +2 थी, और स्टोन्स का एटॉमिक मास कैल्शियम और बेरियम का अर्थमेटिक मीन्स था। सिमिलरली एक और एटम ट्रेड्स बनाने का, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब नॉन मेटल्स थे,
पानी के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाते थे, और तीनों की वैलेंसी क्या थी, -1। और जो ब्रोमीन का एटॉमिक मास था 35.5 + 127/2 = 80, मतलब कि क्लोरीन का मैथमेटिक मीन्स था। इस तरह से हमने कुछ स्टेट्स बनाए, देन यू कैन सी। उसके अलावा और स्टेट्स नहीं बना पाए, इसका रीज़न ये था जो ये फैक्टर कंसिडर कर रहे थे, एटॉमिक मास एलिमेंट है, मैथमेटिक मीन्स होगा पहले और तीसरे का होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, और बहुत से एलिमेंट नहीं मिली जिन्होंने कहते उसके अंदर अरेंज किया। सो ही फेल टू अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट्स इन फॉर्म ऑफ ट्रेड्स। उसके बाद अटेम्प्ट आया न्यूलैंड्स का आया। ये अटेम्प्ट किसका था, न्यूलैंड्स का, न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्टिव्स। इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया। इन्होंने एक म्यूजिकल नोट्स को ध्यान में रखते हुए क्लासिफाई किया। म्यूजिकल नोट्स आप समझते हैं क्या, सारे गामा पादा निशा जैसे होते हैं हमारे पास, उस कड़ी को देखते हुए उन्होंने उस स्वर को यूज करते हुए इन्होंने अपना ला दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज में ही अरेंज किया, लेकिन अरेंज करने का तरीका क्या था, 7-7 एलिमेंट में फ्लो होना, और फिर 7 एलिमेंट्स इस तरह से। तो इसमें खास बात क्या थी, प्रॉपर्टी का कार्डिनेस कैसे दिखाया इन्होंने बोला जैसे सुरों के अंदर सारे गामा पादिनी 7 सुर हो गए, 8वां सुर सा होता है, वैसे ही 8वां सुर पहले से सेम है, सा है, वैसे ही 8वां एलिमेंट है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो पहली में एंड को रिजेंबल करेगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी किससे रिजेंबल करेगी, एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी 8 मान लेंगे, और उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसके सिमिलर होगा। जैसे 8वां है कि 7 6 5 4 3 2 1, मतलब इसका मतलब सल्फर बोरान है, इसकी प्रॉपर्टी बोरान से रिजेंबल करेंगी। तो जिसकी भी प्रॉपर्टी जाननी है उसको 8 से नाम बोलो, और उसका जो फर्स्ट मेंबर होगा उसके साथ उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर कर दो। तो इस तरह से न्यूटन ने अपना एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो इनका जो क्लासिफिकेशन का टेबल था ऐसा था कुछ, जिसके अंदर मैंने आपको बता ही दिया, जो भी एलिमेंट आपको देखना है उसको 8 मानो, और उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जो मैग्नीशियम का फर्स्ट एलिमेंट है बेरिलियम, तो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी बेरिलियम से सेम होगी, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने एक म्यूजिकल नोट्स को ध्यान में रखते हुए, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस तरह से अपना अरेंजमेंट किया। बट ही एक्चुअली ही कुड नॉट क्लासीफाई एलिमेंट्स ओनली अप टू द कैल्शियम इन दिस वे। लेकिन कैल्शियम के एटॉमिक मास जिसकी 40 कैल्शियम के एटॉमिक मास है, उससे इन्होंने क्लासीफाई नहीं कर पाया, क्योंकि ये जो रूल्स का यूज कर रहे थे, इनका जो गाइडलाइंस था क्लासीफाई करने का, वो सिर्फ कैल्शियम तक ही हो पा रहा था, उसके अलावा ऐसी पिरियोडिसिटी की नहीं हो पा रही थी। मास भी इंक्रीजिंग होनी चाहिए, इस तरह से वो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पाए। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय मेंडलीव एंड मेंडलीव पीरियड टेबल। मेंडलीव पीरियड टेबल आप कह सकते हो, ये जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इससे हमें बहुत कुछ पता लगा। एक नया तरह का कंसेप्ट आया कि हम एलिमेंट्स को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना चाहते हैं, इट्स बेटर टू क्लासिफाई देन इन ए टेबल, और उस टेबल को क्या बुलाया गया, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल एक ऐसा आप कह सकते हैं चार्ट है एलिमेंट का, कि इसके अंदर एलिमेंट किस तरह से अरेंज है कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स सेम वर्टिकल ग्रुप में फॉल करते हैं। सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल को जान लेते हैं। पीरियोडिक टेबल क्या होता है, पीरियोडिक टेबल एक टेबल है फॉर्म का, एक चार्ट है एलिमेंट का, जिसके अंदर 2 चीज़ें प्रेजेंट है, ग्रुप्स एंड पीरियड्स। इट हैज ग्रुप्स एंड पीरियड। ग्रुप्स हमने किसको बुलाया, ग्रुप्स वर्टिकल कॉलम्स को बुलाया है। ग्रुप्स आर वर्टिकल कॉलम्स, लाइक दिस इज ए वर्टिकल कॉलम, दिस इज ए वर्टिकल कॉलम, दिस इज ए वर्टिकल कॉलम। ये सारे वर्टिकल कॉलम्स अगर हम इस तरह के एलिमेंट्स कर रहे हैं तो मतलब ये हमारे ग्रुप्स हैं। और जो पीरियड्स हैं उनको क्या कहा गया,
हॉरिजेंटल रो। पीरियड्स को क्या कहा गया? हॉरिजेंटल रो। जैसे कि आपके पास ये एक हॉरिजेंटल रो है, ऐसे आपके पास ये एक हॉरिजेंटल रो है, तो इस तरह से हॉरिजेंटल रो और मतलब ग्रुप्स और पीरियड मिलकर क्या बनाते हैं? पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल एक प्रकार का चार्ट ऑफ एलिमेंट है जिसके अंदर हम एलिमेंट को अरेंज किया गया है इस तरह से कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स हैं, दे फॉल इन द सेम ग्रुप, दे फॉल इन द सेम ग्रुप। और पीरियड्स के अंदर जब हम एलिमेंट्स को देखते हैं, सपोज यहाँ पर एक एलिमेंट, यहाँ ए एक बी, तो यहाँ पर चाहिए कि बिल्कुल सिमिलर नहीं है, लेकिन हमें एक ऐसा दिखता है कि एक ही प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्म हो रही है धीरे धीरे। मतलब सपोज अगर ए का हम मेल्टिंग पॉइंट देखें, बी का मेल्टिंग पॉइंट उससे थोड़ा कम है, फिर उसके बाद सी का थोड़ा उससे कम है, मतलब हम पीरियोडिसिटी देखती है प्रॉपर्टी की। हमें प्रॉपर्टी में क्या देखी? पीरियोडिसिटी। तो हम ऐसा कह देते हैं कि अगर हम एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करते हैं, वी गेट टू सी पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी मीन्स सेम प्रॉपर्टी आर रिपीटेड इन as repeated in at same property repeated at regular intervals of time। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं जिन्होंने पीरियोडिक टेबल के बारे में सब कुछ बताया, और उन्होंने कहा एक नया तरीका जिसके तहत अगर हम अरेंज कर सकते हैं एलिमेंट को। इन्होंने जब अपना पीरियोडिक टेबल बताया और तब इन्होंने फिर पीरियोडिक टेबल में जब एलिमेंट को अरेंज किया तो एक लॉ के अकॉर्डिंग अपना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट के, प्रॉपर्टी पर ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। उन्होंने कहा कि एटॉमिक मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक मास से गवर्न होती है। तो अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास या डिक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करेंगे तो आपको प्रॉपर्टी में पीरियोडिसिटी दिखेगी, मतलब सेम प्रॉपर्टी आज रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो मेनली इसमें जब हमने अरेंज किए हैं एलिमेंट्स तो अपना एक टेबल दिया, दैट इज पीरियोडिक टेबल, और वो जो पीरियोडिक टेबल था उसके अंदर 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स। मेनली पीरियोडिक टेबल हैज 8 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इट इज वर्टिकल कॉलम्स है, ये 8 ग्रुप्स हैं, 6, 7 एंड 8। तो 8 ग्रुप्स थे और इसके अंदर 7 पीरियड्स थे। जैसे कि आप देख पा रहे हो 7 पीरियड। इसमें एक और ग्रुप था 0 ग्रुप जो कि बाद में ऐड हुआ था, इसके अंदर सारी की सारी नोबल गैस क्या थी? सारी की सारी नोबल गैस। अब ये जो फर्दर ग्रुप्स थे, जैसे कि आप फर्स्ट ग्रुप देख रहे हैं, आगे सब ग्रुप्स में डिवाइडेड थे ए और बी, चाहे वो सब ग्रुप्स थे लेकिन बट ग्रुप ए में ही प्रेजेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रुप ए के अंदर आ रहा है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ऐसे ही ग्रुप 1 में बी सबसे सारे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। मेंडलीव ने जब अपना क्लासिफिकेशन दिया तो 63 एलिमेंट उस टाइम नोन थे। मतलब जब मेंडलीव ने जो क्लासिफिकेशन किया था वो कितने एलिमेंट को क्लासिफाई किया? 63, बिकॉज दैट टाइम ओनली 63 एलिमेंट नो। तो इन्होंने क्लासिफिकेशन बहुत ही ट्रिकी तरीके से किया। एक्चुअली व्हाट इज एडिड टू 63 कार्ड्स ले लिए, एक एक एलिमेंट को उठाते रहें और जैसा वो दिखता है उसकी प्रॉपर्टी को लेस करते रहें और उसका फार्मूला लिखते आ रहे हैं कि वो ऑक्साइड के साथ किस तरह से फार्मूला बनाता है। तो ऐसा करके एक एक कार्ड बना के उन्होंने बोर्ड पर ऐसा 63 कार्ड्स बना लिए। ठीक है, मतलब उन कार्ड्स में लिखा हुआ था एलिमेंट्स का अपीयरेंस, जो भी कुछ प्रॉपर्टी देखने में लग रही थी और वो और उसका फार्मूला उसके ऑक्साइड के साथ, जिस इस तरह से 63 कार्बन अरेंज किया था, 63 कार्ड्स सॉरी। और एक एक कार्ड्स को देखते हैं और उसकी प्रॉपर्टी किस किस तरह से मिल रही है, मतलब 62 में से किस किस से मिल रही है। लेट्स सी, जिस प्रॉपर्टी से मिल रहा था उसके साथ ऐड किया, इस तरह से वो अटेंड करते रहे सिमिलर को एक दूसरे के ऊपर। जब उन्होंने देखा कि लास्ट को देखा कि एलिमेंट्स अपने आप
सेम केमिकल प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स है, फिजिकल प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स जिनके अंदर पीरियोडिसिटी दिख रही थी, वो एलिमेंट है रेगुलर पार्ट में अरेंज हो रहे चले। ठीक, उन्होंने एक टेबल जो हमने अभी बात की पीरियोडिक टेबल बनाया, जिसके अंदर 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है उनकी इस पीरियोडिक टेबल में, कहीं कहीं पर गैप छोड़े थे, क्योंकि इनको सो कॉन्फिडेंट, क्योंकि जब उन्होंने टेबल के अंदर सारा अरेंजमेंट किया था, तो ये सारा के सारा अरेंजमेंट इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर था। किस आधार में था? इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज। तो जैसे वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज में अरेंज करते गए, तो मतलब अपने आप को प्रॉपर्टी में पीरियोडिसिटी दिखी, तो वो अपने इतने कॉन्फिडेंट थे अपने अचीवमेंट को लेकर, मतलब मैच करते रहे, वो अपने आप देखते रहे, बहुत कॉन्फिडेंट है। तो बहुत ही वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने पीरियोडिक टेबल में गैप भी छोड़ दिए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि ये एलिमेंट है, इसके बाद ये सी एलिमेंट है, लेट्स सी कि इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, ए की प्रॉपर्टी है और सी की भी कुछ प्रॉपर्टी है। उन्होंने कहा कि बी, इसके बीच के एलिमेंट बी डिस्कवर्ड होगा, चाहे वह अभी नहीं लेकिन बाद में, लेकिन पक्का होगा, जिसकी इन प्रॉपर्टी दोनों का इंटरमीडिएट हो। तो इस तरह से इन्होंने पीरियोडिक टेबल में कई जगह गैप छोड़ दिए थे। सो ही वॉज सो कॉन्फिडेंट, ही थॉट व्हेन दीज एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड लेटर, सो दे कैन बी प्लेस्ड इजिली इनटू द टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग अदर एलिमेंट्स। मतलब ही वॉज सो कॉन्फिडेंट, उन्होंने सोचा कि इनका ये जो टेबल है जो हमें पढ़े जाना है, तो ऐसा ना हो कि जो एलिमेंट डिस्कवर हो तो उसकी जगह ना हो, वो अरेंज ना हो पाए। तो उन्होंने जो भी खाली स्पेस छोड़ रहे थे उन एलिमेंट्स के लिए। मेंडलीव की जो एक क्लासिफिकेशन थी, उसके काफ़ी मेरिट्स थे। पहला कि ग्रुप का एलिमेंट्स की जो क्लासिफिकेशन थी उसमें काफ़ी मेरिट्स थे। पहला, ग्रुप का एलिमेंट्स और क्लासिफाई द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। बहुत ही मेजर अचीवमेंट था। दैट ही लेफ्ट गैप्स ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। लेटर अंदर सच में एलिमेंट डिस्कवर हुए और उन्होंने गैप्स फिल किए। जैसे कि पहले उन्होंने क्या बोला, एक का बोरान, एक का एल्युमिनियम, मतलब वो जहाँ उन्होंने गैप छोड़ा उससे जो एलिमेंट नेक्स्ट, सपोज जो पहले वाला एलिमेंट है वहाँ गैप छोड़ दिया, तो उन्होंने उसका नाम दिया एक्का करके, एलिमेंट का नाम दिया। एक्का का मतलब है नेक्स्ट टू एड, एक्का का मतलब है नेक्स्ट टू एड, तो गैप का नाम दिया। जो कि सच में गैप फिल किए बाद में एलिमेंट्स के लिए गैलियम लिए, स्कैंडियम लिए और जर्मेनियम लिए। तो इसका मतलब उन्होंने पहले ही इन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की प्रॉपर्टी को पीरियोडिक कर लिया। उन्होंने पूरा का पूरा एक ग्रुप खाली छोड़ा, लेकिन उसको जीरो ग्रुप बोला गया, और बाद में जैसे उसने डिस्कवर किया उसको इनर्ट गैसेज नाम दे दिया, जगह दे दिया। ही कुड प्रेडिकेट प्रॉपर्टी ऑफ सेवरल एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। उन्होंने काफ़ी एलिमेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग काफ़ी प्रॉपर्टी का प्रेडिक्शन की। ही कुड प्रिडिक्ट द एरर्स इन एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट्स। जब वो अरेंज कर रहे थे तो कईयों की प्रॉपर्टी इस तरह से आई कि उनको यह लगा कि नहीं, इनका एटॉमिक मास ही गलत है। सपोज इसकी प्रॉपर्टी इस प्लेस को मैच कर रही है और एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इस प्लेस को मैच कर रहा है, तो उन्होंने इतना कॉन्फिडेंट होकर कहा कि एटॉमिक मास में गड़बड़ हो सकता है प्रॉपर्टी का, लेकिन प्रॉपर्टी का कंसेप्ट बिल्कुल सही लेके चल रहे हैं। और सच में ऐसा ही हुआ कि एटॉमिक मास प्रेडिकेट किया और देखा कि बिल्कुल सही थे। एटॉमिक एज उन एलिमेंट्स के गलत लिए जा रहे थे। ऐसे ही कुछ डिमेरिट्स रहे, कुछ एनोमलीज भी रही जो देखी गई। पहला, आइसोटोप की पोजीशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। जैसे कि आपको पता है कि आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। क्योंकि पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के बेस पर है, ऑब्वियसली आइसोटोप की ये पोजीशन अलग होगी, सेम ही जगह पर होगी, या क्या रीजन है उसके बारे में कुछ एक्सप्रेशन नहीं किया गया। कई जगह पर मेंडलीव लगे, वो इतने कॉन्फिडेंट थे प्रॉपर्टी को, इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास वाला रूल भी वायलेट कर दिया। फॉर एग्जांपल आर्गन के एटॉमिक मास है 40 और पोटेशियम का एटॉमिक मास है 30। तो ही शुड द प्लेस डिस्टिंक्स आर्गन द
इंक्रीजिंग एटॉमिक मास था, जैसे पहले पोटेशियम आना चाहिए था, बाद में आर्गन आना चाहिए था, पर ऐसा नहीं था। तो उन्होंने देखा कि आर्गन को पहले प्लेस कर दिया और पोटेशियम को बाद में प्लेस कर दिया। तो इनसे कुछ हमें एनोमलीज दिखी कि जो मतलब जो अरेंजमेंट था इंक्रीजिंग को होल्ड नहीं कर रहा था। सिमिलरली कोबाल्ट निकल, यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास वाला था, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा था वो पहले था और कम वाला बाद था। अब क्योंकि कुछ मेंडलीव की प्रॉपर्टी थी, आप कह सकते हैं कुछ एनोमलीज थी जिसने को मेंडलीव अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो हमारे पास एक कंसेप्ट आया। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पर काफ़ी हद तक जो क्लासिफिकेशन मेंडलीव ने किया पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट लाया, वो एक मेजर अचीवमेंट था। ठीक है, तो फिर हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब हमारे पास इन्वेंट हुआ, तो आप कह सकते हैं उससे पहले एक हमारे पास अचीवमेंट हो चुकी थी। एक साइंटिस्ट थे हेनरी जीजे मोस्ली, उन्होंने ये अपने एक्सरे स्पेक्टर से कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। तो उन्होंने प्रूव कर दिया था कि जो एटॉमिक नंबर है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, या आप कह सकते हैं एक मोर रिलायबल फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। इट इज मोर रिलायबल फंडामेंटल प्रॉपर्टी, मतलब कि एटॉमिक मास को ना देखते हुए अगर हम एटॉमिक नंबर से अरेंज करें एलिमेंट्स को, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर को, तो एक अच्छा तरह से क्लासिफिकेशन हो सकता है। सो ही वाज द and actually you can say make a protection of exclusive experiment prove that atomic number is more fundamental to atomic mass। अब जो ये पता लग चुका था कि जो एटॉमिक नंबर एक ज़्यादा अच्छा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, तो जो नील बोर थे तो इन्होंने इसी बात को यूज करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, जिसमें कोशिश की गई कि एलिमेंट को अच्छे तरह से अरेंज किया जाए। और यहाँ पर हमारे पर भी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया गया, जिसमें कहा गया कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट ऑल पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। दिस इज, जैसे कि मेंडलीव ने बोला था कि प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेज, ऐसे ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दैट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मतलब अगर हम एलिमेंट को अरेंज करें इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो हमें एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी दिखेगी, तो उनकी प्रॉपर्टी जो है काफ़ी सिमिलर है। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन जो किया गया पीरियोडिक टेबल में किया गया, जिसके अंदर पीरियड्स और ग्रुप्स थे, जिसको मेंडलीव ने बनाया था। सेम पीरियड्स क्या थे, हॉरिजॉन्टल रोज, जैसे कि ये वाली रो हो गई, दीज आर ऑल पीरियड्स, और जो वर्टिकल कॉलम थे इस तरह से, ये हमारे पास क्या थे, ग्रुप्स। तो इस पूरे पीरियड को अंदर हम देखें तो हमारे पास 18 ग्रुप्स थे। तो तब हमारे पास कितने ग्रुप थे, 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, आप देख सकते हैं। तो 18 ग्रुप्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर है। और अगर हम इस पीरियड्स देखें तो पीरियड सेम है जैसे कि मेंडलीव ने दिए थे। यू हैव गॉट 7 ही पीरियड, क्लियर है। अब इसके अंदर जो आप कह सकते हैं पीरियोडिक टेबल का बेस था वो क्या था, एटॉमिक नंबर। सपोज अगर किसी का 7 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 5। तो इसका मतलब कि जिनका भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम था वो सब एक ही ग्रुप के अंदर थे। अब जैसे कि सेम एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि जो 7 एटॉमिक नंबर है हमारे पास वो किसका है, नाइट्रोजन का। तो अगर हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 2 5 है तो सेकंड की क्या है, 2 8 5 सो ऑन, मतलब इस सेम ग्रुप के एलिमेंट्स के सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपको याद रखना है जो एलिमेंट का सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन था वो सब सेम ग्रुप के अंदर बैलेंस थे, मतलब सेम ग्रुप के अंदर सेम बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब फर्स्ट पीरियड हम देखें तो फर्स्ट पीरियड में हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, हीलियम। सेकेंड पीरियड अगर हम देखें, सेकेंड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ऐसा ही थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट थे,
आपने देखा सोडियम से लेकर आर्गन तक। जो फोर्थ पीरियड था उसमें हमारे पास 18 एलिमेंट्स थे। कितने एलिमेंट्स थे? 18। फिफ्थ में ऐसे ही 18 एलिमेंट्स, सिक्स्थ में 32, और सेवेंथ जो पीरियड था इनकम्प्लीट पीरियड था, और उसका अंदर एलिमेंट्स थे पर कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस थे बट। तो ये इस तरह से हमारे एलिमेंट्स अरेंज किए गए। अब जो पहला और जो दूसरा ग्रुप था वो ग्रुप किसका था? मेटल का। इट वॉज फॉर्म ऑफ मेटल। और जो हमारा ये 13 से लेके 18 ग्रुप था यह सारे थे हमारे पास नॉन मेटल, जिसमें हमारा 18 ग्रुप क्या था? नोबल गैस। और जो थर्ड से लेके 12 तक ये सारे के सारे क्या थे? आप थे मेटोलाइट्स। दे आर मेटोलाइट्स। तो आप कह सकते हैं कि मेटोलाइट्स क्या कर रहे थे? स्लोली मेटल की प्रॉपर्टी को नॉन मेटल में चेंज कर रहे थे, मतलब मेटल से नॉन मेटल में चेंज हो रहे हैं, जिनकी प्रॉपर्टी दोनों से रिजेंबल कर रही थी। इसको हम क्या बुलाते हैं? मेटोलाइट। मेटोलाइट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह भी बुलाते हैं। मेटोलाइट्स आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये जो नीचे रखे गए हैं एलिमेंट्स इनको हम एकोमोडेट नहीं किया गया इन मेन बॉडी के बीच में, उनको हम क्या बुलाते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये देखिए कौन से पीरियड के अंदर है? 57 to 71। ये जो स्पेस है पूरी फर्स्ट पीरियड से है लेंथेनाइट्स की, इन ट्रांजिशन एलिमेंट की पहली सीरीज की है, जिसको हम लेंथिनम से ल्यूटियम तक बात कर रहे हैं। 57 to 71। और सर उसके नीचे 89 to 100 एक्टिनियम से लेके टेरेंशियम तक। ये जो हमारे पास इट्स बिलोंग टू 7 पीरियड्स। तो इनका सबके स्पेस यहाँ था। लेकिन जो मेन बॉडी का आप कह सकते हैं वो खराब, मेन बॉडी के ग्रुप खराब ना हो इसलिए उनको नीचे रखा गया, इसलिए इनको मेन ग्रुप नहीं किया गया। नाउ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम ऑफ एलिमेंट डिसाइड दैट विच एलिमेंट्स विल बी फर्स्ट इन पीरियड एंड विच विल बी लास्ट। अब सपोज अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2 1, ठीक है, किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 2, तो ऑब्वियसली तो पीरियड के अंदर जो आप मूव करते हो तो नंबर ऑफ सेल्स, पीरियड के अंदर नंबर ऑफ सेल क्या रहते हैं? सेम रहते हैं, ठीक है। तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एक एक से इंक्रीज होता रहता है। और जो हम ग्रुप में करते हैं तो सेल सेम नहीं रहते हैं, लेकिन नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन सब के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। लेकिन अगर आप जैसे मूव करेंगे, अगर आप इस तरह से मूव कर रहे हैं पीरियड के अंदर, तो इन सब के नंबर ऑफ सेल सेम है। सोडियम का जैसे कि 2H1, मैग्नीशियम का 2H2, सिमिलरली का एल्युमिनियम 2H3, 2H4, 2H5, 2H6, 2H7, 2H8, तो सबके 3 ही सेल हैं। तो आप कह सकते हैं कि पीरियड के अंदर नंबर ऑफ सेल सेम रहते हैं और ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। ग्रुप 1 और 2 और ग्रुप 13 और 17 को लेकर ये दोनों 13 से लेकर 70 तक को हम इनको बुलाते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। हम यह कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ग्रुप 3 से लेकर 12 तक ये सारे हमारे पास कौन सा एलिमेंट है? ट्रांजिशन एलिमेंट, जिनके अंदर मेटोलाइट्स है। 57 to 71 सारे के सारे लेंथेनाइट्स इन ट्रांजिशन एलिमेंट। 89 to 103 एक्टेनाइट्स अगेन इन ट्रांजिशन एलिमेंट। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास मेटल्स हो गए और राइट हैंड साइड में हमारे पास नॉन मेटल्स हो गए और नीचे हमारे पास इनर ट्रांजिशन। अब इनको लर्न करने का तरीका ही बहुत अच्छा है। जैसे कि आपने फर्स्ट ग्रुप को लर्न करना है तो उसके लिए हमने एक संग्स आप कह सकते हो, एक म्यूजिकल नोट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, आप लर्न कर पाओ। इसलिए फर्स्ट ग्रुप को आप कैसे लर्न कर सकते हो? फर्स्ट ग्रुप को लर्न करने के लिए आप इनको इस तरह से ऐड कर सकते हो: लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम एंड फ्रांसियम। मेरे पास एक म्यूजिकल इसके लिए नहीं है, बहुत डिफरेंटली, तो आप कह सकते हैं इसको। देखिए कैसा 13 ग्रुप का लर्न कर सकते हैं: बेरिल, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम और थैलियम, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। सो यू कैन लर्न इन दिस प्रोसेस। सो ऐसे आप 14 ग्रुप को कह सकते हैं: कार्बन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, तीनों लेड गए, कॉलेज से गैरी सब प्रॉब्लम। ऐसे इन 15 ग्रुप का है आपके पास, जिसको आप लर्न कर सकते हैं:
नाना पातकर असलानी सब बेकार। नानाकर पातकर असलानी सब बेकार, राइट। 16 ग्रुप को आप बहुत मज़ेदार है, एक म्यूजिकल नोट्स है रन करने के लिए जो आप सब करते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन, सेलेनियम एंड प्लोनियम सॉरी, उससे तेपो एंड देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एल्फान। तो आप इस तरह से आप अपने म्यूजिकल नोट्स खुद बना सकते हैं। आप कुछ अपने आप भी बना सकते हैं जिससे कि आप इसको रिवॉल्व कर सकें। पर आपको पीरियोडिक टेबल लर्न पक्का से पक्का करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़, किसी भी एलिमेंट को कैसे करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर है 11 और मैंने आपसे बोला कि इसका प्रोडक्शन, इसका पहले आप इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लिखेंगे और इसके अंदर 3 सेल हैं। आप देखेंगे इट इज़ द मेंबर ऑफ थर्ड पीरियड, यानी कि इसके अंदर जो ग्रुप है आप कह सकते हैं बताने के लिए। इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसलिए ग्रुप 1 से बिलोंग कर रहा है। तो अगर किसी का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो 2 हो तो वह ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का मेंबर होगा। लेकिन अगर किसी का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 4, 5, 6, 7 या 8 हो तो आप इसमें 10 प्लस करके आप बताते हो कि ये कौन से ग्रुप का मेंबर है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपसे बोला मेरे पास एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर है 14, आप मुझे उसको पोजीशन पर दिक्कत कर बताइए। आप उसका कन्फिगरेशन लिखेंगे, 3 सेल है, मतलब कि इसका पीरियड है थर्ड पीरियड, इसका 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 4 बैलेंस आप कैसे कर सकते हो, 10 प्लस करते हो। अगर 10 प्लस करके देख इट इज द मेंबर ऑफ 14 ग्रुप, तो हम देखते हैं थर्ड पीरियड ऑफ 14 ग्रुप्स, आपके पास थर्ड पीरियड आ गया और 14 ग्रुप्स, सो इट इज सिलिकॉन। तो इस तरह से आप पोजीशन भी एलिमेंट को एटॉमिक नंबर को करते हुए देखते हुए प्रेडिकेट कर सकते हैं। ये जो पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर जो हाइड्रोजन एलिमेंट है उसको टॉप को रखा गया है फर्स्ट ग्रुप के अंदर। पर ये इसलिए ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी इस ग्रुप में रिसेंबल करती है, ये इसलिए रखा है क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर है। मतलब एक ग्रुप के अंदर सबका बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। अब तो किसी हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है जो कि एल्कली मेटल को रिजेंबल करता है, इसलिए इसको आप इसको नॉर्मली कर सकते हैं कि 1 के साथ प्लेस किया गया है। अब ऐसे ही ग्रुप 1 पर है जो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, ग्रुप 2 का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, 13 का है 3, 14 का है 4, 15 का 5, 16 के 6, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 के 7, 70 के 7, 18 के 8। आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं। तो इस तरह से सारा पीरियोडिक टेबल आपको लर्न करना है, जैसे कि मैंने आपको समझाया कैसे पोजीशन पर इंडिकेट करनी है, कितने एलिमेंट्स है एक पीरियड के अंदर। जैसे कि अभी हमने देख किया 2, 8, 8, 1, 2, 8, 8, तो ये सब आपको इसके बारे में अच्छे से लर्न करना है। नाउ वी आर गोना टेक ऑफ फ्यू प्रॉपर्टी रिलेटेड टू एटम, जिनको हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज बुलाते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि एटॉमिक प्रॉपर्टी है और पीरियड ऑफ ग्रुप में वेरिएशन किस तरह से रहता है, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट दे डिफर द रिमूवल इन द ग्रुप ऑफ पीरियड्स। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव गॉन डिस्कस इज एटॉमिक साइज। नाम से ही पता लग रहा है एटॉमिक साइज मतलब एटम का साइज, बट वी एक्चुअली नीड ए प्रॉपर डिफिनेशन फॉर इट। तो हम एटॉमिक साइज को ऐसे डिफाइन करेंगे, साइज ऑफ वन एटम आर वी कैन से द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। जैसे कि आप सबको पता है कि जो एटम से होता है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, बाहर इसके सेल्स होते हैं। तो ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है, जो डिस्टेंस होता है लास्ट सेल तक का, उसको हम क्या बुलाते हैं, एटॉमिक सेल। जैसे कि ये फिगर देख पा रहे हैं, ये आपका न्यूक्लियस हो गया जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। तो सेंटर से लेकर जो लास्ट सेल का डिस्टेंस है उसको हम क्या बुलाते हैं, एटॉमिक सेल्स। देन हम याद करेंगे कैसे ग्रुप एंड पीरियड को। तो जो हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप को मूव करते हैं, इट्स इंक्रीजिंग एलॉन्ग ग्रुप, इट इंक्रीजेज एलॉन्ग ग्रुप। देखते हैं क्या रीजन है। अब इसके लिए एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट ग्रुप कंसिडर करते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप लेते हैं, जो आपकी पता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है,
ऊपर हाइड्रोजन भी होता है, पर हाइड्रोजन को हम फर्स्ट ग्रुप में प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है वो डिफरेंट है इन मेटल से, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के बेस पे बना है, इसलिए हाइड्रोजन को एक एक्सप्रेशन पोजीशन है कि उसको मेटल के साथ रखा गया। तो जब हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पर लिथियम और सोडियम का ही कंसीडर करें, क्योंकि यही एक्चुअली फर्स्ट ग्रुप के मेंबर है और इनकी प्रॉपर्टी आपस में सेम है, ये आप कह सकते हैं कि ग्रेजुअल रिएक्शन दिख रहा है। तो फर्स्ट ग्रुप में हम लिथियम और सोडियम पोटेशियम लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो कॉन्फ़िगरेशन वही 2 1, इसमें कितने सेल, 2 सेल के और एल। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, तो इसमें 3 सेल हुए के एल और एम, यही आपको दिया हुआ है यहाँ पर। ऐसा ही पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, तो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इट इज़ 2 8 8 1, तो इसमें 4 सेल हैं इन्वॉल्व है के एल एम एन। आप देखें जैसे जैसे ग्रुप में जा रहे हैं, यहाँ पर सेल था 2, यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर हो गया 4 नेक्स्ट मेंबर में। तो आप देखो एज यू मूव डाउन एवरी टाइम ए न्यू सेल इज बीइंग एडेड, अगर आप नया सेल एड होगा तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि साइज तो बढ़ेगा ही। तो सो दिस इज द रीजन दैट ही मूव एवरी टाइम ए न्यू सेल इज बीइंग एडेड ड्यू टू विच साइज ऑफ एन एटम इंक्रीज। अब आप देखिए ऐसे ही मैंने एटॉमिक मॉडल्स लिए हैं। लिथियम का 2 सेल्स हैं, सोडियम के अंदर 3 सेल्स हैं, पोटेशियम के अंदर 4 सेल्स हैं। तो ऑब्वियसली जिसके अंदर नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होंगे उसका साइज भी बड़ा होगा। अगर हम देखते हैं हाउ इन वेरीज अलॉन्ग पीरियड, जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो साइज छोटा होता है। देखते हैं एक एग्जांपल, हमें थर्ड पीरियड कंसिडर करते हैं, फिर एक्चुअली देखते हैं फिजिकली स्टार्ट फ्रॉम सोडियम और आर्गन पर अंदर होता है, इसलिए हम फोर्थ मेंबर लेते हैं। एटॉमिक नंबर के अंदर हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया यहाँ पर, सोडियम इज 281, मैग्नीशियम इज 282, आर्गन इज 283 एंड सिलिकॉन इज 284। आपको पता भी है एटॉमिक नंबर इनके, मैग्नीशियम का 12, दिस इज नॉट दिस इज एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन इज 14। अब देखो कि इनके अंदर सेल तो सेम है, जैसे ग्रुप में जो सेल पर रहता है जैसे कि, लेकिन इनको तीनों की 3 ही सेल है के एल और एम, पर हमें क्या वेरिएशन दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि सेल सेम है, लेकिन जो लास्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्रेजुअली एक एक करके बनता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर हम कह सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है लेकिन सेम ही सेल में ऐड हो रहा है। अब जो सेम सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, मतलब वो फोर्स जिससे न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अटैक करता है वो बढ़ जाता है और साइज छोटा हो जाता है। देखिए आप कहीं भी आप जैसा पढ़ेंगे ऐसा थोड़ा कंक्लूजन सा आप बुक्स में पढ़ेंगे तो आपको कंक्लूजन सा लगेगा, कन्फ्यूजन सा लगेगा, कभी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है कभी न्यूक्लियर चार्ज आपको घट रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन और ये भी इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इस दोनों के बीच रिपल्सन भी तो बढ़ेंगे, तो ओबियसली रिपल्सन भी बढ़ रहे हैं। रिपल्सन क्या करती है, रिपल्सन इनको आपस में रिपल करती है और इसके कारण जो साइज है वो बढ़ रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, दूर जाएगा और दूर जाएगा तो आप कह सकते हैं जिसके कारण इसका साइज बड़ा होगा, एप्रिएट करेगा। इसके मतलब रिपल्सन बढ़ रही है तो साइज बड़ा होना चाहिए, लेकिन जो समझ ले न्यूक्लियस का अट्रैक्शन भी तो बढ़ रहा है अपने एटम और सेल के लिए, क्योंकि वो पहले एक इलेक्ट्रॉन को अटैक कर रहा फिर 2 इलेक्ट्रॉन को अटैक कर रहा है। तो ओबियसली जो हम मैग्नीट्यूड को देखें तो न्यूक्लियर चार्ज का मैग्नीट्यूड एज कम्पेयर टू रिपल्सन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ही अट्रैक्शन मोर एंड देयरफॉर जो साइज होगा छोटा होगा। ऐसे ही हम उनके एटॉमिक मास लिए हैं, सोडियम के अंदर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के अंदर 2, एल्युमिनियम के अंदर 3। तो जिसके अंदर जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उनका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा और साइज छोटा होगा। पहला हमारे पास ऑप्शन है लिथियम एंड कार्बन। और आप देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, किस तरह से अटेंड करेंगे। लिथियम हमारे पास इस तरह से प्रेजेंट होता है और कार्बन हमारे पास यहाँ पर होता है। ये आप कैसे मेकआउट करेंगे, एक आइडिया लेंगे। जिसका लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 और कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। सो इसके बीच में 4 5 3 एलिमेंट्स होंगे। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लेंगे
2 1 एंड इसका इट इज़ 2 4। तो क्योंकि इनके अंदर सेल सेम नंबर ऑफ सेल है, तो ऑब्वियसली ये सेम पीरियड से बिलोंग करेंगे, ठीक करेंगे। अब आप जब लिथियम से कार्बन की तरफ जा रहे हो तो नंबर ऑफ सेल तो सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स किस में ज़्यादा है, कार्बन में। अब जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसमें हमने पढ़ेंगे कि रिपल्सन भी ज़्यादा होता है और न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा होता है। तो इन दोनों में कंपेरिजन किया जाए तो न्यूक्लियर चार्ज प्रिडोमिनेट करता है, और ऐसी चार्ज का साइज हमेशा स्मॉल होता है। इसका मतलब कि कार्बन क्या है, स्मॉल, और लिथियम क्या है, बिग, बिग इन साइज। लिथियम इज बिग इन साइज, तो हमारा साजन बिगर, सो लिथियम इज द राइट आंसर, दैट लिथियम इज बिगर इन दिस इट्स पेयर। ऐसा ही आपके पास है क्लोरीन ब्रोमीन। अगर हम क्लोरीन और ब्रोमीन देखें तो दैट विल बिलोंग ए सेम ग्रुप। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए मैंने आपको बता दिया, पीरियोडिक टेबल का होना आपके लिए बहुत जरूरी है, तब आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब हम क्लोरीन और ब्रोमीन को देखें, इट्स बिलोंग ए हैलोजन ग्रुप, दैट इज 17 ग्रुप। ऊपर क्लोरीन आया तो उसके क्लोरीन ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, ठीक है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन में से अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली हमें ग्रुप में पता है कि जब हम नीचे मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, क्योंकि जो सेल है नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं। ब्रोमीन के अंदर एक सेल ज़्यादा है एज कंपेयर टू क्लोरीन। ऑब्वियसली हम बात करें, हमको अगर पता है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है, हमने इसके बारे में आपको पढ़ा दिया है, आप देख सकते हैं। क्लोरीन ब्रोमीन एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ब्रोमीन इज बिगर इन क्लोरीन। नेक्स्ट वी हैव मैग्नीशियम है। बेरिलियम और मैग्नीशियम को अगर हम देखें तो फॉल इन द सेम ग्रुप। बेरिलियम का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें, अगर मैग्नीशियम का देखें तो इनके बीच में, तो मैग्नीशियम के अंदर एक सेल होगा, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन है 2 2, और मैग्नीशियम होता है 12, दैट इज़ 2 8 2। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ सेल मैग्नीशियम में ज़्यादा है। नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है, अब आप कह सकते हो वो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में लग रहे हैं, वो ज़्यादा सेल, मतलब आपके पास एक सेल है तो न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू, लेकिन आपके पास एक और सेल है तो आप कह सकते हो कि सेम ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज बड़े साइज में लग रहा है। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो गया क्योंकि सेल का कमन बढ़ गया। बेरिलियम और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम का साइज बड़ा है क्योंकि इसमें सेल बड़ा है, इसमें से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अब हम कह सकते हैं तो मैग्नीशियम इज बिगर इन इट्स पेयर, न्यूक्लियर साइज डिक्रीज एंड साइज इंक्रीज। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, कंपेयर द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। देखिए कैटायन क्या होता है, कैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज, ऐसा एटम जिसका हम पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम क्या बुलाते हैं, कैटायन। ऐसा एटम जिस पर नेगेटिव चार्ज हो उसको हम क्या बुलाते हैं, एनायन। तो अगर हम कैटायन और एनायन की साइज़ की बात करें तो ऑब्वियसली कंपेयर करें। पहले तो मैं आपको बता दें कि सपोज आपके पास एक एटम है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनाएगा, कैटायन। कैटायन हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करने से बनता है। अगर कोई एनायन इलेक्ट्रॉन थे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि उस पर निगेटिव चार्ज होता है, तो गेन करने से बनता है उसे, और जो लूज करने से बनता है कैटायन। तो हम कंपेयर करने वाले हैं जो कैटायन और एनायन है, इनके पेरेंट एटम का साइज किस तरह से होता है। तो पहले हम एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1। क्योंकि इसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सो ऑब्वियसली यहाँ आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये कब स्टेबल होगा, तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो लास्ट सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 और 8। इसके मतलब अगर ये न्यूक्लियस है तो ये यहाँ पर आ जाएंगे और एक सेल के अंदर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑब्वियसली यहाँ पर कितने सेल थे, 3, यहाँ पर कितने सेल आ गए, 2,
अगर हम कंपेयर करें साइज का, नंबर ऑफ सेल यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ सेल कम होने का मतलब है कि साइज है वो स्मॉल हो गया। ये पहला रीजन होगा। दूसरा रीजन, न्यूक्लियर साइज तो सेम रहा, न्यूक्लियर साइज तो प्रोटॉन का सेम रहा। आप तो जानते ही हैं प्रोटॉन का ना लॉस हो रहा है ना गेन हो रहा है। तो अब ये न्यूक्लियर चार्ज आप कह सकते हैं कि 11 इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियर चार्ज का, तो यहाँ पर कितने पर लगा है, 10 इलेक्ट्रॉन पर। साइज छोटा हो गया, तो इसका मतलब है केटायन जो होता है वो लूज करने के बाद ही केटायन ही बनता है। जो केटायन होता है उसके अंदर सेल कम हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उसका साइज छोटा हो जाता है और उसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है। हम कह सकते हैं, क्लियर है? तो आप समझ गए केटायन जो होता है दैट इज ऑलवेज सॉलिड इन द पेरेंट एटम। अब ऐसा ही हम एक क्लोरीन का एग्जाम्पल लेते हैं। क्लोरीन के एटॉमिक नंबर है 17, कॉन्फ़िगरेशन 2H7। स्टेबल होने के लिए लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 8 कर सकता है, एक लेगा तो कर सकता है, 8 हो जाएंगे। और अब इसलिए कैसे बनते हैं, तो इसमें इजी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लेना, सिर्फ एक बार इलेक्ट्रॉन आफ्टर गिविंग फॉर एनायन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 2H8, ठीक है। तो यहाँ पर 3 सेल है, यहाँ पर भी 3 सेल है। फर्क क्या है, वहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या है 8। इसका मतलब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब है कि रिपल्सन भी बढ़ गई है और जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो गया, आप कह सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया है। अब 18 इलेक्ट्रॉन पर लगा था है, जो पहले 17 इलेक्ट्रॉन पर लगा था, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, तो साइज इंक्रीज कर जाता है। तो एनायन इज ऑलवेज बिगर एज कंपेयर टू, ठीक है, इसमें वही लिखा है कि एनायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन एनायन, और यू कैन से स्मॉलर देन द पेरेंट एटम, क्योंकि यह हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करने से बनता है। एंड एनायन इज फॉर्म बाय द गेनिंग इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच सेम न्यूक्लियर चार्ज ऑन लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देयरफॉर इट्स इंक्रीज इन केटायंस एंड साइज डिक्रीज। यही लिखा है जो हमने अभी आपको बताया इसमें। तो आप देख सकते हैं, एक और सा प्रॉब्लम देखते हैं, सिंपल प्रॉब्लम। कंपेयर द साइज ऑफ एलिमेंट इन पेयर। आपके पास ऑप्शन है, पहला एल्युमिनियम और Al, एल्युमिनियम एंड दैट मीन्स Al3 पॉजिटिव। पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, ये तो एटम की हो गई, अगर ये स्टेबल होगा तो आयन बनाएगा। कैसे बनाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने से। ओबियसली इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2H। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप साइज को कंपेयर कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर साइज को कंपेयर करते हैं एल्युमिनियम और एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली आप देखिए यहाँ पर कितने सेल है, के 3, और यहाँ पर कितने सेल है, 2, पर न्यूक्लियर चार्ज सेम है। तो ऑब्वियसली Al3 पॉजिटिव चार्ज का साइज छोटा होगा। हम कह सकते हैं एल्युमिनियम इज बिगर देन एल्युमिनियम आयन इज स्मॉल। तो आप यहाँ बता सकते हैं यहाँ पर 3 सेल हैं, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका जो एटॉमिक मॉडल होगा उसके अंदर सिर्फ कितने सेल रह जाएंगे, 2। अब देख सकते हैं। सो ऑब्वियसली ये बन गया केटायन, और केटायन का साइज हमेशा एल्युमिनियम आयन से छोटा होता है। सॉरी, अब देख सकते हैं ऑब्वियसली सेल का नंबर कम हो गया और न्यूक्लियर चार्ज कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लग रहा है, क्योंकि इसलिए ये इंक्रीज हो जाता है। और न्यूक्लियर चार्ज का आप कह सकते हैं ग्रेजुअली क्या है, वो अपने तरफ खींचता है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि केटायन का साइज छोटा हो जाता है, जैसे कि फ्लोरीन और फ्लोराइड आयन। कॉन्फ़िगरेशन इज 2,7।
जैसा आप देख सकते हैं, ये हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ फ्लोरीन के अंदर 2 सेल हैं और यहाँ पर भी 2 सेल हैं, बट यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब है रिपल्सन भी बढ़ गया और न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। जब सेम न्यूक्लियर चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है, जो कि पहले 9 पर लग रहा था, ऑब्वियसली ये बन गया एनायन, ठीक है। और एनायन का साइज क्या होता है, हमेशा बिगर देन एटम। एटॉमिक मॉडल बनाए तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे सेल के अंदर क्या रहे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो फ्लोरीन इज स्मॉलर एंड फ्लोराइड इज विच इज एनायन which is bigger. Similarly, aluminum ion is smaller because it is a cation and aluminum atom is bigger. अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है, मतलब आयन बनाने के लिए एटम को आयन बनाने के लिए जो एनर्जी का यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आप कह सकते हैं, एक एग्जांपल देखिए, सपोज आपके पास ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स है, पहले सेल में, दूसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप ये इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो आपको बाहर से क्या देनी पड़ती है, एनर्जी, क्योंकि अपने आप लॉस नहीं होता है इलेक्ट्रॉन्स, आपको एनर्जी देनी पड़ती है। तो जो एनर्जी आपको देनी पड़ी आउटर मोस्ट सेल को इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको आप क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो ठीक है, हम कह सकते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन इसलिए लिखा है क्योंकि सपोज लास्ट सेल में 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो सबसे लूजली बाउंड होगा, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। और वो कहाँ से निकलेगा, फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, क्योंकि इनर सेल से हम इलेक्ट्रॉन कभी नहीं निकालते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डालते हैं निकालते हैं वो हमेशा आउटर मोस्ट सेल, जो हमारा वैलेंस सेल होता है, उसी के द्वारा हम ऐड कर सकते हैं, वहीं से आप निकाल सकते हैं। ये आपको एक फिगर दे रखे हैं, यहाँ पर एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं और एनर्जी गेन करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है ये लूज हो गया, ठीक है। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाता है, कभी भी निगेटिवली चार्ज आयन नहीं बनाते हैं लूज होने पर। प्लीज़ कीप इन माइंड, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे चाहे 2, तो वो हमेशा क्या बनाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन, दैट इज कैटायन। और साइजेस की बात तो हम कर ही चुके हैं, तो यहाँ पर सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी पर फोकस करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन है, एलॉन्ग ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है। तो हमारे पास आंसर है, आयोनाइजेशन एनर्जी एलॉन्ग ग्रुप डिक्रीज होता है, मतलब जब आप ऐसे ग्रुप में मूव करते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। क्या रीज़न है, हम एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप का एग्जांपल दिया है, कुछ एलिमेंट्स का, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब सक्सेसिव मेंबर है, मतलब एक का लिथियम पहले आता है, फिर सोडियम आता है, फिर पोटेशियम, इस तरह से। तो जो ये फॉलो करेंगे वही नेक्स्ट भी फॉलो करेगा। तो यहाँ का लिथियम के एटॉमिक नंबर 3, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपके पास 2, 1, सोडियम का 11, तो कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1, पोटेशियम का 19, तो कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, 8, 8, 1, ठीक है। तो जैसे ही आप डाउट ऑफ ग्रुप मूव कर रहे हो तो आपने देखा कि हर टाइम नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। तो अब जब नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है तो उस वजह से न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, क्योंकि जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वो सेम है, पर सेल बढ़ने के कारण वो सेम न्यूक्लियर चार्ज रह रहा है, लेकिन वो उतना अट्रैक्टिव रिएक्ट नहीं कर रहा है, अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज हो रहा है कुछ करके, और कुछ का जो साइज है वो बड़ा है। अब जब भी साइज बड़ा होगा तो इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम। न्यूक्लियर चार्ज कम होने का मतलब है जो फोर्स है जिससे न्यूक्लियस ने पकड़ रखा है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, वो क्या हो गया, कम। अब जब हम न्यूक्लियस का फोर्स ही अपने इलेक्ट्रॉन्स पर कम है, ऑब्वियसली उसको निकालना आसान होगा, इसलिए हमें लेस एनर्जी को लेनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो आप कहेंगे, एज रिमूव डाउन एवरी टाइम ए न्यू सेल इज बीइंग एडेड ड्यू टू विच न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, और जो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स है वो उतने टाइटली, दे आर नॉट सो टाइटली बाउंड
दे आर नॉट सो टाइटली बाउंड, इस वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉन्स बदल भी दे सकें, लिथियम सोडियम पोटेशियम। जो लिथियम है यहाँ पर इसके 2 सेल हैं, इसके 3 सेल हैं और इसके 4 सेल हैं, तो बेसिकली साइज किसका वीक है? पोटेशियम का। इसमें न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम किसका होगा? पोटेशियम का। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी सबसे लो किसकी होगी? पोटेशियम का। तो जब भी हम ग्रुप में मूव करेंगे साइज आपके पास इंक्रीज हो रहा है, इसके मतलब आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये अपने टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को नहीं पकड़ रहा है। नेक्स्ट वी हैव हाउ इट वेरी लॉन्ग पीरियड। जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है? सो इट इज इंक्रीजेज। जैसे कि हमारे पास है पीरियड के एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन, थर्ड पीरियड का, ठीक है। तो इसके अंदर जो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे 2s1, 2s2, 2s3, 2s4 अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, क्योंकि जैसे देखा कि जैसे जैसे पीरियड के अंदर मूव कर रहे हैं हर टाइम एक नया इलेक्ट्रॉन सेम सेल में ऐड हो रहा है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर यहाँ एक और बढ़ गया, यहाँ पर एक और बढ़ गया, उस कुछ करके आप कह सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और साइज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब किसी के साथ साइज इंक्रीज होने का मतलब है न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोशन में काफ़ी ज़्यादा है। अब जब अट्रैक्शन ज़्यादा है तो कोई भी आसानी से कैसे इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा? तो उस केस में आपको एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए। तो ऐसे केस में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी? लॉन्ग पीरियड विल इंक्रीज। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन में से अगर हम सोडियम का एल्युमिनियम के अंदर है बैलेंस इलेक्ट्रॉन थी, ऑब्वियसली आप कह सकते हैं इसलिए बस यहाँ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है और आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये टाइटली बाउंड है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। क्वेश्चन देखते हैं हम इसके ऊपर एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन है आउट ऑफ 2 एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 19 एंड 16 विच विल हैव हायर आयनाइजेशन एनर्जी एंड वाई। तो आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं, एक एटॉमिक नंबर है 19, तो 90 का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो दैट इज 2881 और वो किसका है? पोटेशियम का। हमने एटॉमिक बदल दिया है इसका, इसमें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8, यहाँ पर 1 है, ठीक है। दूसरा है आपके पास 16 का कॉन्फ़िगरेशन रहता है 2s6, ये आपके पास है सल्फर, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस 8 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 19 वाला आपके पास पोटेशियम और 16 वाला आपके पास सल्फर। तो इन दोनों में से किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी और क्यों? तो आप कैसे कंपेयर करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, यहाँ पर सेल्स जो है 3 है और वहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स 4, तो जहाँ पर 4 नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, इसका मतलब कि साइज उसका बिग है 4 वाले सेल का और न्यूक्लियर चार्ज किसका कम है? 4 सेल वाले का। इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी लेस किसकी होने वाली है? जिसका साइज बड़ा है। और सल्फर के अंदर एज कंपेयर टू पोटेशियम साइज क्या है? स्मॉल। न्यूक्लियर चार्ज क्या है? कंपेयर टू मोर, सो आयोनाइजेशन इज भी ज़्यादा होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड है। सो आउट ऑफ बोथ एलिमेंट्स with atomic number 16 will going to have to higher ionization energy due to small size and high nuclear charge. Next question देखते हैं। Sample problem we have compare first and second and third ionization energy of magnesium। ये मैग्नीशियम के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इनको हम सक्सेसिव एनर्जी से भी बुलाते हैं। इनको क्या बुलाते हैं? सक्सेसिव एनर्जी। इसका मतलब है अगर हम मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर देखें तो वो 12 है हमारे पास, कॉन्फ़िगरेशन 2s2, तो लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। जब हम एक ही इलेक्ट्रॉन निकलना है तो ये बन गया 2s1। जो एनर्जी देनी पड़ी वो थी आयोनाइजेशन एनर्जी 1, मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। जब इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाले तो हमें तो ये बन गया 2s, ये भी बन गया आयोनाइजेशन एनर्जी 2, अब थर्ड भी दिए। अब जब हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा 2s7 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 1 by 1 जो हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं उसको हम सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी बुलाते हैं। जो मैग्नीशियम का आयोनाइजेशन एनर्जी होती है
लोअर होती है इस सेकेंड से। हम कैसे करेंगे, 2H2 यहाँ स्टेबल नहीं है तो आपने इसको एनर्जी दी और ये 1 बन गया। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम का आप कह सकते हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 2 से 1 बनाने की आप कह सकते हैं कंपेरेटिवली लो है, क्योंकि लूज करना जानता है। अब ये 2H1 बन गया तो भी ये इजली देगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें यहाँ पर इसकी साइज स्मॉल है तो आपने एनर्जी दी, ये 2H1 बन गया। अब ये 2H1 से इसको आप सेकेंड एनाइजेशन एनर्जी दी और ये क्या बन गया 2H। अब 2H से 2H7 बनाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर चुका है, मतलब ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर चुका है। तो जब भी कोई स्टेबल रिएक्शन को आप लाओगे तो ऑब्वियसली आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा करना पड़ेगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी 3 इज गोइंग टू बी ग्रेटर फॉर मैग्नीशियम बिकॉज इट हैज ए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो थर्ड और सेकेंड को इसके मतलब अगर आप कंपेयर करो तो आयनाइजेशन 3 आपके पास बेहतर। अगर आप आयनाइजेशन 1 और आयनाइजेशन एनर्जी 2 को देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 मैग्नीशियम है और आयनाइजेशन एनर्जी 2 यूज कर रहे हैं तो मैग्नीशियम आयन बन चुका है। तो आपको पता है कैटायन का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। तो ऑब्वियसली आयनाइजेशन एनर्जी जो 2 जो है वो दैट इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू Mg, क्योंकि यहाँ पर आयंस है जिसका साइज क्या होता है कैटायन का स्मॉल। तो हम कह सकते हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी 1, 2 और 3 को जब हम कंपेयर करेंगे तो 1 और 2 में से कौन सा आयनाइजेशन ज़्यादा है 2 और 3 में से कौन सा ज़्यादा है 3, क्योंकि यहाँ पर ये बन चुका है Mg2 पॉजिटिव, यहाँ पर Mg पॉजिटिव में से निकालना है इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर Mg एटम में से। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है जैसे कि हमने अपने इलेक्ट्रॉन निकाला था तो आपको एनर्जी देनी पड़ी थी। सपोज आपके पास ये इलेक्ट्रॉन था, आपको इलेक्ट्रॉन निकालना था तो आपको एनर्जी देनी पड़ी थी। सिमिलरली आप इलेक्ट्रॉन डालना चाहते हैं तो एटम से एनर्जी रिलीज होगी। एक्चुअली इट इज अपोजिट ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। तो आपको रखिए इलेक्ट्रॉन जब आप डालेंगे बाहर से तो एनर्जी एटम अपने आप रिलीज करेगा, उस एनर्जी को हम क्या बुलाते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। तो ऐसे ही हम बात करें हाउ इट वेरी अलॉन्ग ग्रुप, तो ग्रुप के अलॉन्ग डिक्रीज करता है। ठीक है, उसका क्या रीजन है। फर्स्ट ग्रुप कंसिडर करते हैं, आपके पास है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एटॉमिक नंबर भी आपके पास। तो हम कॉन्फ़िगरेशन लिखे 2H21 2H1 2H1। तो जैसे जैसे आप नीचे मूव करें तो ऑब्वियसली नया सेल आ रहा है। तो आप पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है और साइज कि हमारा बढ़ रहा है। अब हम जब साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज कम है, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब जो अट्रैक्शन न्यूक्लियस का कम है आउटर मोस्ट सेल की तरह। तो इसके मतलब चाहे आप इलेक्ट्रॉन डालो या चाहे आप इलेक्ट्रॉन निकालो उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस का होल उतना नहीं है। तो ओबियसली ऐसे केस में हम कह सकते हैं जब आप इलेक्ट्रॉन डालेंगे, जब आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर एट्रैक्शन आने ही नहीं वाले हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है विच एक्चुअली कम दैट इज गोइंग टू बी लो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जिसका साइज सबसे बड़ा होगा उसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा लेस होगा, आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए उसका अट्रैक्शन नहीं होगा, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो एनर्जी रिलीज करेगा वो भी कम होगा। जितनी भी ज़्यादा कम होती है आप देख सकते हैं, अब जब अट्रैक्शन ही कम है तो रिलीज भी कम होगा। तो आप लिखेंगे एज यू मूव डाउन एवरी टाइम ए न्यू सेल इज बीइंग एडेड ड्यू टू विच न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज एंड साइज इंक्रीज लेस, सो लेस एनर्जी इज रिलीज एंड रिमूव व्हेन रिमूव यू कैन से व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। ये सब एक्टिविटी आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम की होती है, क्योंकि हम इसको आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम से ही निकाल सकते हैं और डाल सकते हैं। जब हम ऐसे करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन निकालना या डालना, तो एटम इज ऑलवेज इन गैसियस स्टेट। एटम ऐसे कौन सी स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट। तो अब हम हमेशा सॉलिड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, तभी हम इसमें इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। इसके मतलब लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में से साइज पोटेशियम का बिग है
इसलिए वजह से आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज सबसे लेस पोटेशियम का है, आने वाले सबसे लेस पोटेशियम का ही है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लो पोटेशियम के लिए ही है। अब लॉन्ग पीरियड कैसे मूव करता है, लॉन्ग पीरियड कैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाता है, एग्जाम्पल करते हैं। थर्ड पीरियड कंसिडर किए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, और ये आपके पास कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें हमने देखा कि जैसे जैसे मूव कर रहा है थर्ड सेम इलेक्ट्रॉन, आप ये कह सकते हैं एक सेम सेल के अंदर एक नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उस वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा है और साइज छोटा हो रहा है। यहाँ पर आप जानते हैं इसका मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज को आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए काफ़ी अट्रैक्शन है, क्योंकि न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो अट्रैक्शन आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी ज़्यादा है। अब जब अट्रैक्शन ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज होगी। तो ऐसे केस में सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम से लेकर सिलिकॉन से सबसे स्मॉल है, स्मॉल होने का इसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे हाई है, अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा हाई है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इसकी हाई है। सैंपल प्रॉब्लम देख लेते हैं। कैन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बी पॉजिटिव, गिव एग्जाम्पल। इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिससे हमने बात की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटिव एनर्जी रिलीज कर रहा है जब हमने इलेक्ट्रॉन डाला तो क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटिव कभी पॉजिटिव भी हो सकता है? मतलब जैसे कि हमने बोला कि एटम से एनर्जी निकल रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव, बिकॉज एनर्जी इज रिलीज। क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव हो सकती है? मतलब इलेक्ट्रॉन आप जब डाल रहे हैं तो ऐसा हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। सो यस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैन बी पॉजिटिव डिपेंडिंग अपॉन दैट अट्रैक्शन। अगर किसी को अट्रैक्शन नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता, तो फोर्स के लिए इलेक्ट्रॉन्स आप डाल सकते हैं। कैसे? उस केस में आपको एनर्जी देना पड़ेगा, और उस केस में जो एफिनिटी है वो पॉजिटिव होगा। अब जैसे नोबल गैस है आपके पास, नियन हो गई, आर्गन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो ऑक्टेट बिल्कुल कंप्लीट है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इनको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये अनस्टेबल हो जाएंगे। अगर आप फिर भी किसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन डालना चाहते हैं आउटसाइड एंड फर्दर देन, आप देख सकते हैं हमने बताया था। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही, कंपेयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन। कंपेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन, सॉरी स्टूडेंट, अब क्लोरीन होगा। जो क्लोरीन है आपके पास हमारे ऊपर आता है, उसके बाद आता है क्लोरीन। तो जो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2H7 और क्लोरीन का है 2H7। देखिए आपके पास ये 17 ग्रुप, ये है आपके पास फ्लोरीन, ये है क्लोरीन, ठीक है। तो ठीक इन दोनों में से एफिनिटी ज़्यादा किसकी होगी? एज फार रूल इन दोनों में से हम देखें छोटा कौन है? फ्लोरीन स्मॉल है, क्लोरीन इसके कंपेरेटिवली बिग है। अब स्मॉल करके हम कह सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज हाई फ्लोरीन का, और क्लोरीन है उसका न्यूक्लियर चार्ज कंपेरेटिवली लो है। तो ऑब्वियसली इसका न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा, उसी की अट्रैक्शन होनी चाहिए और उसी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए। बट यहाँ पर हमारे पास एक्सेप्शन है कि चाहे फ्लोरीन सबसे छोटा है पर फिर भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी उतनी हाई नहीं है जितनी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही जितनी क्लोरीन की हो रही है। उसका रीज़न है क्लोरीन पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल। तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्शन तो हो रहा है पर साथ के साथ रिपल्सन भी हो रहा है, क्योंकि उसका साइज इतना छोटा है। जो हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं जिसमें आधा इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में काफ़ी रिपल्सन हो रही है। रिपल्सिव आप कह सकते हैं जो एनर्जी रिलीज हो रही है कंपेरेटिवली लो होती है। पर क्लोरीन के केस में ऐसा कुछ नहीं है, उसका साइज इतना है कि उसका न्यूक्लियर चार्ज उतना ही है कि वो अट्रैक्शन नहीं कर रहा। तो आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लोरीन हैज लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन एज इट इज स्मॉलेस्ट इन साइज whole periodic table. Therefore, incoming electron experience enter in electronic repulsion due to which attraction
फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज कंपेरेटिवली लेस एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट मीन्स केमिकल रिएक्टिविटी। तो हम सबसे पहले ये जानना है कि केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है। केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब है कोई किसी के साथ कितनी जल्दी रिएक्ट करता है, कोई किसी के साथ कितनी जल्दी रिएक्ट करता है। तो ये जो है आप रिएक्शन का मतलब है, रिएक्टिविटी का मतलब है, ये मेटल्स के केस में और नॉन मेटल्स के केस में थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है मेटल्स का रिएक्टिव होना क्या मतलब है, मतलब वो कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। क्योंकि मेटल्स की तो आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी होता है उसकी लूज करने की, तो हम कह सकते हैं कि मेटल्स का रिएक्टिविटी का मतलब है दैट हाउ इजीली दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन, हाउ इजीली दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब यह है कि मेटल की रिएक्टिविटी की जब भी हम बात करेंगे तो हमारा मतलब रहेगा कि कितनी जल्दी मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। और नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है हाउ इजीली दैट इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन, हाउ इजीली इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन, या फिर हम भी कह सकते हैं अट्रैक्शन टूवर्ड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन टूवर्ड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि आपको पता है कि जो नॉन मेटल हैं इनकी टेंडेंसी रहती है कि इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और मेटल की टेंडेंसी है लूज करने की। तो इनकी रिएक्टिविटी का मतलब यही हुआ ना, कौन कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है या कौन कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तब हम बात करने वाले ग्रुप में किस तरह से वेरी करता है। अब आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में ये वाला जो ग्रुप है टिपिकल मेटल्स का ग्रुप है, और ये जो ग्रुप है ये टिपिकल नॉन मेटल का आ जाते हैं। ये हमारे पास है नोबल गैसेज, हमने डिस्कस किया था, जो कि रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि इनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और ये हमारे पास आ जाते हैं मेटोलाइट्स। मेटोलाइट्स का मतलब मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर हो रहा है टाइम के साथ और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, यही हमको देखने को मिल रहा है। अगर हम इस पीरियड में मूव करें, इस पीरियड में मूव करें, तो हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो लास्ट वाले एलिमेंट हमारे पास एक्टिव है, इसमें जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। जैसा कि आपके पास ये है, ये सारे क्या है रेडियो एक्टिव, इसलिए रेडियो एक्टिव वाले प्रॉपर्टी को कुछ डिफरेंट रहती है, इसलिए जनरल प्रॉपर्टी के हम रिएक्टिविटी एलिमेंट्स का बिहेव शो नहीं करते हैं। हम देखते हैं ग्रुप के अलावा रिएक्टिविटी कैसे गेन करता है। सबसे पहले मेटल के केस में जैसे जैसे मूव कर रहे हैं वैसे हम लिख लेते हैं मेटल केस में जो है जैसे मूव कर रहे हैं। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि साइज इंक्रीज कर रहा है, तो आपको रीज़न भी पता है, यह नया सेल ऐड हो रहा है इसलिए इसका साइज बड़ा हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अपने इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या है, कम है। अब न्यूक्लियर चार्ज अगर कम है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी की कम हो रही है, इसके साथ इट इज़ आल्सो डिक्रीजिंग। अगर ये सारे फैक्टर इस तरह से आप कह सकते हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसको इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन लूज करने की वैलेंसी बढ़ रही है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेटल के केस में जो रिएक्टिविटी है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। तो यही हमारे पास लिखा हुआ है, मेटल केस में इट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अब ऐसे ही हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं। सपोज हम एक नॉन मेटल्स का ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है, लेट सब एलिमेंट लेते हैं एक्स वाई जेड। तो जब हम नॉन मेटल ग्रुप में नीचे जाते हैं तो हमें पता है कि साइज क्या कर रहा है, डाउन द ग्रुप हमेशा इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है। अब न्यूक्लियर चार्ज अगर कम है इसका मतलब अट्रैक्शन आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये क्या है, लो। और ये अगर अट्रैक्शन लो है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो यही रीज़न है, हम कह सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो रही है मतलब आने वाली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कम है, इसके मतलब रिएक्टिविटी नॉन मेटल्स के बेस पर डिक्रीज हो रही है। तो यही आपके पास लिखा हुआ है
केमिकल रिएक्टिविटी इन केस ऑफ नॉन मेटल डिक्रीज डाउन द ग्रुप। रीजन बीइंग साइज बड़ा हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, अट्रैक्शन आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज कर रहा है। अब कैसे ये वेरी करता है एलॉन्ग पीरियड, जैसे कि मैंने आपको बताया पीरियड में जब हम मूव करें तो हमारे पास टिपिकल मेटल आ जाते हैं, हमारे पास मेटलाइट्स है जहाँ पर मेटालिक कैरेक्टर नॉन मेटालिक कैरेक्टर अंदर चेंज हो रहा है, ये हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, और ये लास्ट वाला ग्रुप हमारे पास नोबल गैस है ना, जो कि रिएक्ट नहीं करता। अब अगर हम पीरियड में मूव करते हैं तो रिएक्टिविटी किस तरह से मिलती है, तो हम देखते हैं जब हम यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, जब एलॉन्ग पीरियड मूव कर रहे हैं, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, कुछ एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स से वी हैव दीज एलिमेंट्स इन द पीरियड ए बी सी डी ई, तो हमें पता है कि जैसे जैसे हम पीरियड में मूव कर रहे हैं तो साइज हमारा क्या कर रहा है, जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करें साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज। साइज डिक्रीज करने का मतलब है न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो जहाँ पर आपके पास मेटल्स हैं, यहाँ पर तो हम इनका आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, है ना, जैसे आपके पास जैसे यहाँ पर हमारे आयोनाइजेशन एनर्जी बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप जब आयोनाइजेशन का साइज छोटा हो रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ये भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए रिएक्टिविटी भी डिक्रीज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं पहले ये डिक्रीज होता है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नॉन मेटल्स, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, नॉन मेटल। तो अब नॉन मेटल्स के केस में आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, अगर जैसे सपोज नॉन मेटल्स के हम कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज ये नॉन मेटल्स है, तो साइज क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, तो तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा पीरियड के अंदर, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया है। आप देख सकते हैं नॉन मेटल से मेटालिक ग्रुप में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका साइज छोटा होता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, पर यहाँ पर प्लस पॉइंट है इनके लिए, क्योंकि आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, अट्रैक्शन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी क्या है, हाई, तो इसलिए इनका रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये है जब हम पीरियड में मूव कर रहे हैं तो पहले आपके पास डिक्रीज हो रहा है रिएक्टिविटी, क्योंकि उसके पास मेटल है तो साइज छोटा हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है छोटा, बट इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है। बट नॉन मेटल के अंदर जब चेंज होता है तब वहाँ पर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि साइज छोटा हो जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज का ज़्यादा का मतलब है पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा है, ऑब्वियसली आने वाली इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है उसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। एक प्रॉब्लम देखते हैं इसके ऊपर, द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप, हमारे पास डिफरेंट ग्रुप के एलिमेंट्स लिए हैं, आउट ऑफ देम विच इज मोस्ट रिएक्टिव एंड विच इज लीस्ट रिएक्टिव। तो हमारे पास एलिमेंट्स है, नाम है LMNOP, दे बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, ये सेकंड का है, ये थर्ड का, ये फोर्थ का, ये फिफ्थ ग्रुप का, ठीक है, दीज आर द मेंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। तो आपको बताना है कि इनमें से मोस्ट रिएक्टिव कौन रहेगा। मोस्ट रिएक्टिव आपको पता है, अगर हम बात करें कि पीरियड अभी ख़त्म तो नहीं हुआ है, क्योंकि पीरियड के अंदर और भी बहुत सारे एलिमेंट है। अगर इसमें रिएक्टिव की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप है, आपको फर्स्ट ग्रुप मेटल का ग्रुप होता है, ये एल्कली का होता है, ये अल्कलाइन होता है, और ये आपके पास मेटलाइट्स आ गए। तो ऑब्वियसली जो साइज जो ब्रेक होगा वो किसका होगा, बिग होगा, एल का। जो ब्रेक होगा वो किसका होगा, एल का। इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज सबसे लो एल का होगा, इस वजह से इसको आयनाइजेशन एनर्जी भी सबसे ज़्यादा लो होगी, इसलिए ये रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। अगर हम मेटल्स की बात करेंगे तो अपने आप में आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, यानी रिएक्टिविटी उसकी पता लगेगी, वो आयनाइजेशन एनर्जी से पता लगेगी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन अबाउट वी कंसिडर इलेक्ट्रॉन्स, हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन होता है, इसलिए ये लीस्ट रिएक्टिव वो रहेगा जिसका साइज सबसे छोटा रहेगा। ऑब्वियसली हमको पता है पैरेंट के अंदर डिक्रीज करता है, तो इस वजह से ये एलिमेंट कौन सा है, पी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास इंटेलिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। अब मेटालिक कैरेक्टर वहीं पर होगा जहाँ पर मेटल्स होंगे, क्योंकि मेटल्स की टेंडेंसी है लूज करने की। तो आपको
मेटालिक कैरेक्टर वहीं पर होगा जहाँ पर मेटल्स होंगे, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी है लूज करने की। तो आपको पता है कि जो पहले दो ग्रुप है ये हमारे टिपिकल मेटल्स के ग्रुप है, और ये हमारे पास मेटलाइट्स आ जाते हैं। तो अगर हम मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो ग्रुप के राउंड जब हम मूव करते हैं, तो सपोज अगर मूव ग्रुप में मूव करें, मतलब इसके मतलब डाउन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहे हैं। हमने फर्स्ट ग्रुप के एग्जांपल ले लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। दिस इज फर्स्ट ग्रुप। हाइड्रोजन का भी हम बात कर चुके हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के, इसलिए हम हाइड्रोजन के यहाँ रखा है। अदरवाइज ये फर्स्ट मेंबर की ग्रुप उनकी प्रॉपर्टी सेम है, वो लिथियम से। अब मेटालिक कैरेक्टर अगर हम जैसे जैसे हम डाउन में ग्रुप जा रहे हैं, आपको पता है कि साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज। अब न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज का मतलब है जो आयनाइजेशन एनर्जी है, टेंडेंसी टू लीज इलेक्ट्रॉन, जो टेंडेंसी है जिसके लिए एनर्जी है आयोनाइजेशन एनर्जी, वो आपको कम देनी पड़ेगी। जब एनर्जी आपको कम देनी पड़ेगी तो ऑब्वियसली जो मेटालिक कैरेक्टर है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप तो साइज बढ़ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर है न्यूक्लियस से, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, इसलिए मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी को काफ़ी लो होती जा रही है डाउन द ग्रुप। इसलिए इस ग्रुप में लिथियम मोस्ट मेटालिक होगा, आप कह सकते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं इस ग्रुप में सबसे जो लिस्ट मेटालिक होगा वो लिथियम होगा, जो सबसे मोस्ट मेटालिक होगा वो फ्रांसियम डाउन द ग्रुप होगा, फ्रांसियम, क्योंकि इसका साइज इंक्रीज हो रहा है। अब एलॉन्ग पीरियड की बात करें हम, तो जो हमारे पास मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता है। सपोज हमने एक पीरियड ले लिया, थर्ड पीरियड, आपके पास है मेंबर है सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो आप जब मूव कर रहे हो तो आपने देखा कि साइज हमें पता है पीरियड के अंदर डिक्रीज होता है, और न्यूक्लियर चार्ज ऑब्वियसली इंक्रीज होता है। मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अपने इलेक्ट्रॉन्स के लिए काफ़ी हाई है। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है इसका मतलब है आने वाले, अगर मेटालिक कैरेक्टर की बात करें हम, यहाँ पर हम एक्सेप्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, मेटालिक्स का मतलब मेटल्स, इसके मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, हाई हो रहा है। अब आयनाइजेशन एनर्जी अगर हाई हो रहा है तो मेटल्स को इलेक्ट्रॉन लूज करने में थोड़ी मुश्किल आ रहा है, इसलिए जो मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज कर रहा है। बट अगर हम कहें कि मूव कर रहे हैं, ऑब्वियसली न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी तो हाई हो रहा है, पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हाई हो रही है। इसका मतलब जो है आने वाली इलेक्ट्रॉन है उसके लिए एक्सेप्टेंस ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसलिए नॉन मेटालिक कैरेक्टर तो बढ़ रहा है, गेन करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, बट लूज करने की टेंडेंसी कम है। आपके पास रीजन है, जैसे मूव कर रहे हैं तो साइज छोटा हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा है। तो ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर एलॉन्ग पीरियड डिक्रीज। अगर हम इस ग्रुप की बात करें, इस ग्रुप में सबसे मेटालिक कौन होगा जो आसानी से लूज कर सकता है, तो हमारे पास से लास्ट वाले एलिमेंट ले लेते हैं। जो अगर हम पीरियड की बात करें जो आसानी से लूज कर सकता है वो फर्स्ट ग्रुप के मेंबर होंगे। जैसे जैसे मूव करते जाओगे वैसे वैसे लूज करने की टेंडेंसी मेटालिक कैरेक्टर का कम और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। एक प्रॉब्लम और देखते हैं, विच इज मोस्ट मेटालिक आउट ऑफ देम। आपके पास कुछ ऑप्शन है और आपको बताना है कि इनमें से सबसे मेटालिक कौन है। तो देखते हैं ऑप्शन, लिथियम, फ्रांसियम, रुबिडियम, सोडियम। ये सारे हमें पता है कि एक ही ग्रुप के मेंबर है, फर्स्ट ग्रुप के। और फर्स्ट ग्रुप है आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल लर्न होना बहुत जरूरी है। बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ, तो पीरियोडिक टेबल का आइडिया होना बहुत जरूरी है, तभी आप इस चैप्टर का क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो आपको हमेशा ही ये प्रॉब्लम बनता रहेगा। तो हमारा ये क्वेश्चन है, विच इज मोस्ट मेटालिक आउट ऑफ देम। जैसे हमारे पास है लिथियम है, फ्रांसियम है, रुबिडियम है, हमारे पास सोडियम है। तो ऑब्वियसली इनमें सबसे मेटालिक वो होगा जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे लोवेस्ट होगी, और वो सबसे लोवेस्ट किसकी होगी, जिसकी न्यूक्लियर चार्ज सबसे लो होगा और साइज सबसे बड़ा होगा। तो इन सबसे में से जो नीचे आता है उसी का साइज बड़ा होता है। ऑब्वियसली हमारे पास क्या है, फ्रांसियम। फ्रांसियम इज मोस्ट मेटालिक बिकॉज लार्जेस्ट साइज आउट ऑफ ऑल एंड द लोवेस्ट
आयोनाइजेशन एनर्जी। एक और प्रॉब्लम आया हमारे पास, आउट ऑफ देम विच इज नॉन मेटालिक इन नेचर। यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं सब एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम फर्स्ट ग्रुप के मेंबर हैं। तो आपके पास है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, लिथियम। तो सबसे नॉन मेटालिक वो होगा जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे हाई होगी, और वो किसकी हाई होगी, जिसका साइज सबसे स्मॉल होगा। तो ऑब्वियसली स्मॉल वाला एलिमेंट, तो लिथियम इज द राइट आंसर ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दिस एलिमेंट। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आउट ऑफ ऑल विच इज मोस्ट नॉन मेटालिक नेचर। तो सबसे नॉन मेटालिक वो होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप कह सकते हैं हाई है, या आप बता सकते हो जिसकी न्यूक्लियर चार्ज हाई है और साइज सबसे स्मॉल है। अगर हम ये दो फैक्टर देखते हैं तो हमारे पास आंसर आता है फ्लोरीन। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आंसर देखते हैं तो आपके पास आंसर आता है क्लोरीन, क्योंकि हमने एक्सेप्शन पढ़ी थी, क्लोरीन जो चाहे 12 हो या साइज में, फिर भी इसके आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी ज़्यादा अट्रैक्शन है फ्लोरीन की कंपेरेटिवली, क्योंकि फ्लोरीन का बहुत छोटा साइज है इसलिए। लेकिन देखना तो हमें इन तीनों को फैक्टर चाहिए था, लेकिन अगर हम यहाँ मोस्ट नॉन मेटालिक की बात करें तो साइज के बेस पर करेंगे और न्यूक्लियर चार्ज के बेस पर करेंगे, तो हमारा आंसर होगा क्या होगा, फ्लोरीन। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, मोस्ट यू कैन से स्मॉलेस्ट ऑफ। अब हमारे पास है प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। देखिए जो ऑक्साइड्स का मतलब है, जब एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बनाता है, जिसका फार्मूला कुछ भी हो सकता है बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग, ईओ हो सकता है, ईओ2 हो सकता है, E2O3 भी हो सकता है, आपको पता है बहुत सारे फार्मूला हो सकते हैं। पर हमें यहाँ पर कंसीडर इस फार्मूला से नहीं रहेगा, हम सिर्फ ये देखेंगे कि नेचर क्या है। तो हमें पता है कि ऑक्साइड यहाँ तो एसिडिक होती है नेचर में, या ऑक्साइड का बेस होता है, या ऑक्साइड न्यूट्रल। अब हमें ये भी पता है कि बेसिक ऑक्साइड का जो नेचर है वो मेटल का, और एसिडिक का नॉन मेटल का है, और न्यूट्रल ऑक्साइड आपके पास आप कह सकते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड कह सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सब क्या है, न्यूट्रल। अगर हम नेचर के ऑक्साइड से बात करें तो हम जहाँ पर मेटल ऑक्साइड होगी ऑब्वियसली वहाँ पर बेसिक कैरेक्टर होगा, जहाँ पर नॉन मेटल ऑक्साइड होगी वहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि टिपिकल मेटल्स का ग्रुप है, तो इसका मतलब यहाँ वाले ऑक्साइड हैं उनका नेचर क्या रहेगा, बेसेज। ये आपके पास टिपिकल नॉन मेटल्स हैं। तो जो नॉन मेटल ऑक्साइड से आपको पता है कि क्या होता है, एसिडिक। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नोबल गैस, आई एम टॉकिंग दिस विल। तो ये एसिडिक रहेंगे। तो हम कह सकते हैं जब हम पीरियड में मूव कर रहे हैं तो बेसिक कैरेक्टर कम हो रहा है, क्योंकि मेटल्स जो है नॉन मेटलाइज हो रहा है और एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। अगर आप नॉन मेटल के ग्रुप में बात करो, अगर या किसी ग्रुप के अंदर बात कर रहे हैं तो अगर हम ग्रुप के अंदर बात करते हैं तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं आपको पता है कि साइज बड़ा हो रहा है। साइज बड़े होने का मतलब होता है कि जो मेटालिक कैरेक्टर है वो बढ़ रहा है, मतलब लास्ट वाला ज़्यादा एलिमेंट मेटालिक कैरेक्टर एज कम्पेयर टू फर्स्ट वाले। ओबियसली जो बेसिक कैरेक्टर है डाउन टू इंक्रीज, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ऐसे ही जब आप नॉन मेटल्स की ग्रुप के अंदर जा रहे हैं तो ऊपर आपके पास कैपिटल क्या है, येलो के अंदर नॉन मेटल, ये ग्रीन वाले हैं हमारे पास मेटलाइट्स, और लास्ट में हमारे पास है क्या है, मेटल। क्योंकि हम जब नॉन मेटल ग्रुप को बहुत ध्यान से सुनिएगा, नॉन मेटल ग्रुप के अंदर हम जब जाते हैं तो नॉन मेटल ग्रुप के अंदर हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं, बीच में मेटलाइट्स आता है, और लास्ट में हमारे पास टिपिकल मेटल आ जाते हैं। क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है और इस वजह से आप कह सकते हैं कि जो टेंडेंसी लूज करने की है वो ज़्यादा हो रही है और गेन करने की कम हो रही है, इसलिए एलिमेंट क्या है, मेटालिक। तो ऑब्वियसली हम नॉन मेटल ग्रुप की बात करें, जहाँ टिपिकल नॉन मेटल है वहाँ एसिडिक कैरेक्टर रहेगा, जहाँ मेटल है वहाँ, जहाँ मेटलाइट्स वहाँ एम्फोथेरिक कैरेक्टर रहेगा, और जहाँ मेटल्स हैं वहाँ पर हमारा बेसिक कैरेक्टर रहेगा, आ जाएगा। तो चाहे आप मेटल्स के ग्रुप में मूव करें, चाहे आप नॉन मेटल्स के ग्रुप में मूव करें, बेसिक कैरेक्टर ऑलवेज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप बिकॉज साइज बड़ा हो जाएगा
न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है तो मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप हमेशा रहता है। चाहे आप मेटल में कन के या नॉन मेटल में करोगे तो नॉन मेटल में क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक जनरल सी टर्म है जो आपको जानना जरूरी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप देख सकते हैं टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सपोज जैसे कि एक एलिमेंट ए और बी है, इनके बीच में बॉन्ड बना है तो इनका शेयर पेयर हो गया। तो ये शेयर पेयर ऐसे तो बीच में रहना चाहिए क्योंकि म्यूचुअल अट्रैक्शन होती है, दोनों तरफ से होती है, होल होता है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट का साइज छोटा होगा और एक का बिग होगा तो जो स्मॉल होगा उसका न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी हाई होगा, जिसकी वजह से ये शेयर पेयर बीच में ना रह के एक ही साइड पर डिस्प्लेस हो जाए और हम ये बोलेंगे ये एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आप कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो साइज के आधार पर हमें पता लग जाता है। जिसका साइज स्मॉल है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिसका साइज बिग है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हम कह सकते। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा साइज हमारे पास है क्लोरीन का, इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन का है सॉरी। और जो फ्रांसियम है उसका सबसे बड़ा है, सो इट इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो समझ गए आप, ये सारी प्रॉपर्टी आप अच्छे से याद कर लिए। अगर आप पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा लर्न कर लेंगे तो प्लीज़ ये प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले गो टू द पीरियोडिक टेबल आप लर्न जरूर करिए। नाउ वी हैव ए एडवांटेज ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इट इज इजी टू रिमेंबर एंड प्रोड्यूस। इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर विच इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी and position of isotope has been resolved. Now we are going to take up few question and answer. First question is, use Mendeleev's table to predicate the formula for oxide of following: K, C, कार्बन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, बेरियम। हमें इनके ऑक्साइड्स का फार्मूला बनाना है, हमें वैलेंसी देखना है और K की वैलेंसी क्या है 1। तो अब इसका ऑक्साइड का फार्मूला क्या बनाएंगे, आपको पता है K इज +1, ऑक्सीजन इज 2 नेगेटिव, तो क्रॉस करेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा K2O। सेकेंड, कार्बन की वैलेंसी 4 और उसकी भी हमें ऑक्साइड बनाना है, तो आपको पता है जो कार्बन की ऑक्साइड दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और एक का मतलब ऐसे ही एल्युमिनियम की वैलेंसी है 3 और ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव, तो क्रॉस करेंगे तो बन जाएगा Al2O3। सिलिकॉन की आपको पता है दैट इज अगेन साइन SiO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसाइड गैलियम विच अदर एलिमेंट हैव बीन सिंस डिस्कवर्ड टू फिल द गैप लेफ्ट बाय मेंडलीव इन दिस पीरियोडिक टेबल, गिव 2 एग्जांपल्स। ऐसे कौन से एग्जांपल जो मेंडलीव के आपने पढ़ा था, दैट इज जर्मेनियम एंड पोलोनियम। Why do you think the noble gases are placed in separate group? They are placed non-reactive. Their properties do not resemble with any other group. Therefore, they are placed in separate group. The reason being stable electronic configuration. Name 2 elements that have similar chemical magnesium. आप देख सकते हैं all the elements which have same valency, they have same kind of reaction. तो जो भी इलेक्ट्रॉन जिनकी वैलेंसी +2 रही थी वो किसकी होगी, जिनकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, विच विल शो द सिमिलर रिएक्शन लाइक मैग्नीशियम।